हेलो साथियों, नमस्कार। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम मुगल साम्राज्य का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। मुगल साम्राज्य के कौन कौन से शासक हुए हैं और उनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी है, संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें प्रमुख रूप से है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और इनके शासनकाल में जो घटित घटनाएं हुई हैं मुगल साम्राज्य से, अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो पर सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को लिया गया है। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट, एक ही वीडियो में पूरा खत्म। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो साथियों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम मुगल साम्राज्य का अध्ययन करने वाले हैं। एक ही वीडियो में सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ कंटेंट अच्छा लगे तो फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं महत्वपूर्ण एमसीक्यू। इसके बाद हम पूरा अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले हम एमसीक्यू देखेंगे, फिर बारी बारी से हम सारे जो मुगल साम्राज्य के शासक रहे हैं उनके कौन कौन से, उनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं, कौन कौन से कार्य किए हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू देखते हैं। इससे क्या होगा कि आपको अनुमान लगाने और कितना आपको जानकारी है इसका पता चलेगा। इसके साथ ही जब हम लास्ट में इस एमसीक्यू को देखेंगे, जो महत्वपूर्ण ही अभ्यास प्रश्न हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको हल कर पाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला हमने लिया हुआ है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में, जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, बाबर की सफलता के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल था। इसमें ऑप्शन है केवल विशाल सेना की संख्या, दूसरा है तोप खाने का उपयोग और तुलगु तुलगामा युद्ध नीति, राजपूतों को बाबर को दिया गया प्रत्यक्ष समर्थन, या फिर इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध से पहले ही हो जाना। तो यदि आपको इसका सही आंसर आता है तो बताइएगा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बाबर ने तोप खाने का उपयोग और तुलगमा युद्ध नीति अपनाई थी पानीपत के प्रथम युद्ध नीति में, जिसका सफलता का प्रमुख कारण था। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें ऑप्शन है घाघरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो देखिए, सबसे पहले हुआ था खानवा का युद्ध, फिर हुआ था चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा का युद्ध और फिर चौसा का युद्ध। इस प्रकार से 3, 4, 1, 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। हुमायूं के संबंध में लेन पुल के इस कथन का क्या तात्पर्य है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई। तो ऑप्शन है वह शारीरिक रूप से विकलांग था, उसका शासनकाल राजनीतिक अस्थिरता, शेरशाह सूरी से हार, निर्वासन और सीढ़ियों से गिरकर हुई मृत्यु को दर्शाता है, वह हमेशा शराब के नशे में रहता था, या फिर उनके सैन्य अभियानों में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं होती थी। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा कि जो हुमायूं था उसका शासनकाल राजनीतिक अस्थिरता, शेरशाह सूरी से हार, निर्वासन और सीढ़ियों से गिरकर हुई मृत्यु को दर्शाता है, जो लेन पोल के इस कथन का तात्पर्य है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला की नींव किस शासक के काल में पड़ी जब वह अपने साथ फारस से मीर सैयद अली और ख्वाजा अहमद समद जैसे चित्रकारों को भारत लाया था। तो इसका सही जवाब होगा हुमायूं। हुमायूं ही शेरशाह सूरी से हार के बाद निर्वासन हो गया था और फिर वह अपने साथ फारस से मीर सैयद अली और ख्वाजा अहमद शाह जैसे चित्रकारों को भारत लाया था। चलिए आगे देखते हैं। अकबर द्वारा स्थापित दीन ए इलाही, जो 1582 में स्थापित किया गया था, का मूल उद्देश्य क्या था। ऑप्शन था इस्लाम को भारत का एकमात्र राजधर्म घोषित करना, एक नया धर्म बनाकर सभी पुराने धर्मों को समाप्त करना, या फिर सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति की स्थापना कर साम्राज्य में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, या केवल गैर मुस्लिमों पर नियंत्रण स्थापित करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सुलह ए कुल। दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य था सुलह ए कुल, यानी कि सार्वभौमिक शांति की स्थापना करना और साम्राज्य में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। इसका सही जवाब। आगे देखते हैं। अकबर की मान शब्दान प्रणाली के संदर्भ में जात और सवार क्या दर्शाते थे। ऑप्शन है जात नागरिक प्रशासन था और सवार सैन्य प्रशासन। जात अधिकारी का व्यक्तिगत वेतन पद तय करता था, जबकि सवार यह तय करता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। जात घुड़सवारों की संख्या थी और सवार पैदल
सैनिकों की, या फिर जात एक प्रकार का कर था और सवार कर वसूलने वाला अधिकारी था। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। जो मान शब्दारी प्रणाली थी अकबर के शासनकाल में, तो उसमें जात और सवार को ये दर्शाते थे कि जात अधिकारी का व्यक्तिगत वेतन पद तय करता था, जबकि सवार यह तय करता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। चलिए आगे देखते हैं। मुगलों की राजस्व व्यवस्था या राजस्व प्रशासन व्यवस्था दहसाला प्रणाली का मुख्य वास्तुकार कौन था? दहसाला प्रणाली किसने लागू किया था? तो इसका जो प्रमुख वास्तुकार था, ऑप्शन है अब्दुल फजल, बीरबल, मानसिंह या टोडरमल। तो इसका सही जवाब है टोडरमल। टोडरमल ने ही मुगलों की राजस्व शासन व्यवस्था दहसाला प्रणाली का सूत्रपात किया था। चलिए आगे देखते हैं। दहसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली में कर का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? ऑप्शन है साम्राज्य के कुल खर्चे के आधार पर, या फिर पिछले 10 वर्षों की पैदावार और कीमतों के औसत के आधार पर, या फिर भूमि के आकार और किसान की जाति के आधार पर, या केवल वर्षा की मात्रा के आधार पर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो दहसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली का निर्धारण किया जाता था वो पिछले 10 वर्षों की पैदावार और कीमतों के औसत के आधार पर किया जाता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने न्याय चाहने वालों के लिए आगरा के किले में न्याय की सोने की जहांगीर लगाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने। चलिए आगे देखते हैं। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष यानी स्वर्ण युग पर किस शासक काल में पहुंची? इसके दरबार में उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन प्रमुख चित्रकार थे। तो इसका सही जवाब है जहांगीर। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो ने व्यापारिक रियासतें प्राप्त करने के लिए किस मुगल शासक के दरबार का दौरा किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो साथ ही इसका सही जवाब है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में ही कैप्टन विलियम हॉकिंस और सर थॉमस रो ने व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल शासक के दरबार का दौरा किया था। चलिए आगे देखते हैं। मुगल प्रशासन में नूरजहां गुट का सबसे अधिक प्रभाव किसके शासनकाल में देखा गया? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो मुगल प्रशासन में नूरजहां गुट का सबसे अधिक प्रभाव जहांगीर शासन में देखा गया, जहांगीर के शासनकाल में देखा गया। आगे देखते हैं। मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस शासक काल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा शाहजहां। चलिए आगे देखते हैं। मुगल वास्तुकला में पिएट्रा ड्यूरा तकनीकी का क्या अर्थ है, जिसका बेहतरीन इस्तेमाल ताजमहल में हुआ है? लाल बलुआ पत्थर पर कुरान की आयतें उकेरना, या फिर सफ़ेद संगमरमर में कीमती और अर्ध कीमती रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम, या गुंबद बनाने का एक विशेष फारसी तकनीक, या बगीचों को 4 समान हिस्सों में बांटने की शैली। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो पिएट्रा ड्यूरा तकनीकी का अर्थ है सफ़ेद संगमरमर के कीमती और अर्ध कीमती रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम। आगे देखते हैं। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो साथियों इसका सही जवाब होगा शाहजहां। शाहजहां के द्वारा निर्माण करवाया गया था। आगे देखते हैं। किस मुगल सम्राट ने 1679 में गैर मुस्लिमों पर फिर से जाजिया कर लगा दिया था? तो इसका सही जवाब होगा औरंगजेब। औरंगजेब ने 1679 में गैर मुस्लिमों पर फिर से जाजिया कर लगवा दिया था। आगे देखते हैं। औरंगजेब की दक्कन नीति को अक्सर दक्कन का नासूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें दक्कन भयानक महामारी फैल गई थी, क्योंकि बीजापुर गोलकुंडा को जीतने और मराठों को दबाने में उसके जीवन के 25 साल और खजाना बर्बाद हो गया, जिसे साम्राज्य कमजोर कर दिया। क्योंकि दक्कन के राज्यों ने मुगल पर लगातार आक्रमण किया, क्योंकि वह नीति केवल व्यापारिक एकाधिकार के लिए थी जो विफल रही। इसका सही जवाब होगा क्योंकि वो जो औरंगजेब दक्कन नीति का असर यह हुआ कि दक्कन का नासूर कहा जाने लगा, क्योंकि बीजापुर गोलकुंडा को जीतने और मराठों को दबाने में उसके जीवन के 25 साल और खजाना बर्बाद हो गया, जिसे साम्राज्य को कमजोर कर दिया गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण
मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है? ऑप्शन है अकबर की सुलह कुल नीति, मानसबदारी व्यवस्था का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, या फिर औरंगजेब की असहिष्णु धार्मिक नीति जिसने राजपूतों, मराठों और सिखों को मुगल का दुश्मन बना दिया, या फिर जहांगीर द्वारा कला को दिया गया आध्यात्मिक संरक्षण। इसका सही जवाब होगा औरंगजेब की असहिष्णु धार्मिक नीति जिसने राजपूतों, मराठों और सिखों को मुगलों का दुश्मन बना दिया था। आगे देखते हैं फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना जो 1575 में निर्माण किया गया था, अकबर ने किस उद्देश्य से करवाया था? इसका सही जवाब होगा विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ दार्शनिक और धार्मिक चर्चा करने के लिए फतेहपुर सिकरी का निर्माण करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं किस सिख गुरु का वध औरंगजेब के आदेश पर किया गया था जो मुगल सिख संबंधों में आई भयंकर कड़वाहट का एक प्रमुख कारण बना था? इसका सही जवाब है गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, गुरु तेग बहादुर जी। आइए अब देखते हैं, आपने अभी जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न देखा और इन्हीं पॉइंटों से लिया गया है। अब आप जब लास्ट में इसको करेंगे तो आप आसानी से इसको हल कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य का जो शासनकाल रहा है वो 1526 से 1857 के बीच रहा है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी और 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक शासन काल इसका रहा है, जिसे स्वर्ण युग या मजबूत चरण माना जाता है। आगे देखते हैं, सबसे पहले जो शासक रहा है मुगल साम्राज्य का वो बाबर रहा है। बाबर का जो कार्यकाल रहा है 1526 से 1530 तक रहा, यानी 4 साल का इसका कार्यकाल रहा है। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसमें सबसे पहला हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। तो यह युद्ध बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था। आपको याद रखना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच लड़ा गया था, जिसका महत्वपूर्ण महत्व था। इस युद्ध ने भारत में दिल्ली सल्तनत का अंत किया और मुगल वंश की स्थापना की। तो इब्राहिम लोधी को हरा करके मुगल साम्राज्य की नींव रखा गया था बाबर के द्वारा। पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका तोप खाना और उसकी तुलगामा युद्ध नीति थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा उसके प्रमुख तोपची थे। तो सबसे पहले जो जिस युद्ध में तोप का उपयोग किया गया था वो था पानीपत का प्रथम युद्ध, आपको याद रखना है। और इसके अलावा प्रमुख युद्ध लड़ा गया बाबर के द्वारा खानवा के युद्ध जो 1527 में राणा सांगा के खिलाफ, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हुमायूं। हुमायूं का जो शासनकाल रहा है वो 10 साल का रहा है। 1530 से 1540 और 1555 से 1556। ठीक है, 1530 से 1540 और फिर 1555 से 1556 तक। तो हुमायूं का जीवन संघर्षों से भरा रहा। वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हुई। और लेन पूल ने इस कथन को कहा है। क्यों कहा है तो यहाँ पर हम जानेंगे। शेर शाह सूरी से संघर्ष किया। हुमायूं को अफगान शासक शेर शाह सूरी ने चौसा का युद्ध 1539 और कन्नौज बिलग्राम के युद्ध 1540 में बुरी तरह हराया था। इसके बाद 1540 के बाद वह 15 वर्षों तक निर्वासित रहा। 1555 में उसने सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सूरी को हराकर दिल्ली की सत्ता वापस पाई। हुमायूं अपने साथ फारस से अली मीर सैयद अली और ख्वाजा अमुसमा जैसे चित्रकारों को लाया जिसने मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। आइए देखते हैं अकबर, जो कि मुगल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। अकबर, इनका शासनकाल रहा 1556 से 1605 तक। अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनको दीन ए इलाही भी कहा जाता है और दीन ए इलाही की उपाधि 1582 में लिया गया था। यह कोई नया धर्म नहीं था बल्कि सभी धर्मों की अच्छी बातों का एक नैतिक आचार संहिता था। इसका उद्देश्य था सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति की स्थापना करना और साम्राज्य में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। तो सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति की स्थापना करना और साम्राज्य में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया था दीन ए इलाही।
आगे देखते हैं, अकबर ने धार्मिक चर्चाओं के लिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना 1575 में बनवाया था और बीरबल दीन ए इलाही को अपनाने वाले एक महत्व प्रमुख हिंदू थे। मानसबदारी प्रणाली। मानसबदारी प्रणाली यह मुगल सैन्य और नागरिक प्रशासन की रीढ़ थी जिसे अकबर ने मंगोल प्रणाली के आधार पर शुरू किया था। मनसब इसका अर्थ है पद या रैंक। हर अधिकारी को एक मनसब दिया जाता था जिसके दो भाग थे, जात जो अधिकारी का व्यक्तिगत वेतन और पद तय करता था और सवार जो यह तय करता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक बनाए रखने हैं। मानसबदारों को नगद या भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था। अकबर का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था। उसने साम्राज्य को सूबों में बांटा था। साम्राज्य प्रशासन अकबर के वित्त मंत्री टोडरमल ने धसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली लागू की। इसमें पिछले 10 वर्षों की पैदावार और कीमतों के आधार पर टैक्स तय किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं, जहांगीर। जहांगीर न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। उसने आगरा के किले में न्याय की एक सोने की जंजीर लगवाई थी। चित्रकला का स्वर्ण युग। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला अपने चरम पर थी। वह खुद एक बेहतरीन कला पारखी था। उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन प्रमुख चित्रकार थे। अंग्रेजों का आगमन। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो 1608 में और सर थॉमस रो 1615 में जहांगीर के दरबार में ही व्यापारिक रियायतें प्राप्त की थी। प्रशासन में उसकी पत्नी नूरजहां का बहुत गहरा प्रभाव था, जो कि नूरजहां गुट कहलाता था। शाहजहां का शासनकाल 1628 से 1658 तक रहा। शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, आपको याद रखना है। इन्होंने ताजमहल बनवाया अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में और इनके मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इनकी जो विशेषताएं थी, ताजमहल में शुद्ध सफ़ेद संगमरमर, भव्य गुम्बद और 4 बाग शैली, 4 खंडों वाला बगीचा और सजावट के लिए पिएट्रा ड्यूरा तकनीक, संगमरमर में कीमती पत्थरों की जड़ाई का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ है। इन्होंने अन्य निर्माण भी करवाए जैसे दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, मयूर सिंहासन। औरंगजेब, इनका शासनकाल रहा है 1658 से 1707 तक। औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार सबसे अधिक हुआ, लेकिन उसकी नीतियां ही साम्राज्य के पतन का कारण बनी। धार्मिक नीति। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। अकबर की सुलह ये कुल नीति को उसने पलट दिया। जाजिया कर की वापसी की। 1679 में उसने गैर मुस्लिमों पर फिर से जाजिया कर लगा दिया। उसने कई हिंदू मंदिरों जैसे काशी विश्वनाथ मथुरा को तोड़ने के आदेश दिए और दरबार में संगीत, झरोखा, दर्शन और नवरोज का त्यौहार मनाने पर रोक लगा दी। इसके साथ ही इसका परिणाम यह हुआ कि इस असहिष्णु नीति के कारण राजपूताना, मराठा शिवाजी के नेतृत्व थे, जाट और सिख जो गुरु तेग बहादुर जी का वध, मुगलों के दुश्मन बन गए, जिससे साम्राज्य अंदर से खोखला हो गया। इसके साथ ही दक्कन नीति। दक्कन जो दक्षिण भारत में बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने और मराठों को दबाने में उसके जीवन के 25 साल और साम्राज्य का खजाना बर्बाद हो गया, तो दक्कन का नासूर बन गया। इस प्रकार से अब जब आप एमसीक्यू लगाएंगे तो आसानी से बना लेंगे। जैसे देखिए, पहला प्रश्न है, पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में अकबर की सफलता का प्रमुख कारण में निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा तोप खाने का उपयोग और तुलगमा युद्ध नीति। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आता है खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चौसा का युद्ध। तो इस प्रकार से 3, 4, 1, 2। आगे देखते हैं, हुमायूं के संबंध में लेन पूल के इस कथन का क्या तात्पर्य है कि वह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही उसकी मृत्यु हुई? तो ऑप्शन नंबर इसका बी। उसका शासनकाल राजनीतिक अस्थिरता, शेरशाह सूरी से हार, निर्वासन और सीढ़ियों से गिरकर हुई मृत्यु को दर्शाता है। चौथा प्रश्न है, मुगल चित्रकला की नींव किस शासक काल में पड़ी जब वह अपने साथ फारस से मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद जैसे चित्रकारों को भारत लाया? तो इसका सही जवाब होगा हुमायूं। आगे देखते हैं, अकबर द्वारा स्थापित दीन ए इलाही 1582 का मूल उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब था सुलह ए कुल, सार्वभौमिक शांति की स्थापना कर साम्राज्य में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना।
आगे देखते हैं अकबर की मान शब्दारी प्रणाली के संदर्भ में जात और सवार क्या दर्शाते थे? तो इसका सही जवाब है जात अधिकारी का व्यक्तिगत वेतन या पद तय करता था, जबकि सवार यह तय करता था कि उसे कितने घुड़सवार सैनिक रखने हैं। आगे देखते हैं मुगल की राजस्व प्रशासन व्यवस्था धसाला प्रणाली का मुख्य वास्तुकार कौन था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी टोडरमल। आगे देखते हैं धसाला प्रणाली या जब्ती प्रणाली में टैक्स का निर्धारण किस आधार पर किया जाता था? तो इसका सही जवाब है पिछले 10 वर्षों की पैदावार और कीमतों के औसत के आधार पर तय किया जाता था। आगे देखते हैं किस मुगल सम्राट ने न्याय चाहने वालों के लिए आगरा के किले में न्याय की सोने की जहांगीर लगवाई थी? तो इसका सही जवाब है जहांगीर ने लगवाई थी। आगे देखते हैं मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष स्वर्ण युग किस शासक के काल में पहुंची? इसके दरबार में उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन प्रमुख चित्रकार थे। तो इसका सही जवाब है शाहजहां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि कैप्टन विलियम हांकिस और सर थॉमस रो ने व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने के लिए मुगल शासक के दरबार में दौरा किया था। तो इसका सही जवाब है जहांगीर। मुगल प्रशासन में नूरजहां गुट का सबसे अधिक प्रभाव किसके शासनकाल में देखा गया? तो इसका सही जवाब है जहांगीर। आगे देखते हैं मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किस शासक काल को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शाहजहां। मुगल वास्तुकला में पिएट्रा ड्यूरा तकनीक का क्या अर्थ है जिसका बेहतरीन इस्तेमाल ताजमहल में हुआ है? इसका सही जवाब है सफ़ेद संगमरमर में कीमती और अर्ध कीमती रंगीन पत्थरों की जड़ाई का काम। आगे देखते हैं दिल्ली का लाल किला जामा मस्जिद और मयूर सिंहासन तख्त ए ताउस का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब है शाहजहां ने करवाया था। किस मुगल सम्राट ने 1679 में गैर मुस्लिमों पर फिर से जजिया कर लगा दिया था? इसका सही जवाब है औरंगजेब। आगे देखते हैं औरंगजेब की दक्कन नीति को अक्सर दक्कन का नासूर क्यों कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है क्योंकि बीजापुर गोलकुंडा को जीतने और मराठों को दबाने में उसके जीवन के 25 साल और खजाना बर्बाद हो गया जिसने साम्राज्य को कमजोर कर दिया था। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कारण मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है? तो इसका सही जवाब है औरंगजेब की असहिष्णु धार्मिक नीति जिसने राजपूतों मराठों और सिखों को मुगलों का दुश्मन बना दिया था। आगे देखते हैं फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना 1575 का निर्माण अकबर ने किस उद्देश्य से करवाया था? तो इसका सही जवाब है विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ दार्शनिक और धार्मिक चर्चा करने के लिए। किस सिख गुरु का वध औरंगजेब के आदेश पर दिया गया था जो मुगल सिखों के संबंधों में आई भयंकर करवाहट का एक प्रमुख कारण रहा? तो गुरु तेग बहादुर जी का। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल से जुड़ेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।